कलर्स ऑफ लाइफ में आज सुनते हैं नीरजा हेमेंद्र की लिखी कहानी ये दुनिया है मित्र। फरवरी माह समाप्त होने वाला है। अगले माह से बोर्ड की परीक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। परीक्षा की तैयारियों के कारण कॉलेज में मेरी व्यस्तता कुछ अधिक ही बढ़ गई है। अचानक फोन की घंटी बज उठती है। दूसरी तरफ से एक अपरिचित स्वर ने अपना परिचय बताया। परिचय सुनकर मेरी आंखें प्रसन्नता से चमक उठीं। मेरी इस प्रसन्नता का कारण यह था कि यह फोन किसी अपरिचित का नहीं बल्कि मेरी अंतरंग मित्र कुसुम का था। एक लंबे अंतराल के पश्चात आज अकस्मात कुसुम का फोन आया था। अतः मुझे कुछ क्षण अवश्य लगे कुसुम को पहचानने में, किंतु जब पहचान गई तो कुसुम से ऐसे अपनत्व से बातें होने लगी जैसे हमारे बीच 15 वर्षों का अंतराल ही ना आया हो। मैं कुसुम से अब भी उसी बेफिक्री व बेपरवाही व मस्ती के अंदाज में बातें करना चाह रही थी जैसे हम वही पहले वाली युवा दिनों की स्कूल की सहेलियां हों, तथा बातें करते समय फिर से वही बेसिर पैर की सी बेवकूफियों वाली बातें करेंगी जिनका यथार्थ से कुछ लेना देना ना हो, तथा अपनी ही बातों पर उन्मुक्त होकर खिलखिलाकर हंस पड़ेंगी। कुसुम से बातें करते हुए मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे इन 15 वर्षों में या तो कुसुम बदल गई है या मैं। हमारे बीच कहीं कुछ तो परिवर्तित हो गया था। हमारी बातों में से छात्र जीवन का वह बेबाक बेलौस सा अंदाज नदारद था, या यह मात्र मेरा भ्रम था। कारण मैं समझ न सकी। मैं तो कुसुम से उसी प्रकार की बातें करना चाह रही थी, अपने युवा दिनों को पुनः जीना चाह रही थी, किंतु बातें हमारे बीच यथार्थ की ही हुई। घर परिवार व बच्चों की हुई, नौकरी व अपने अपने शहर की हुई। दूरभाष पर मैं उसे समझ पाने में असमर्थ हो रही थी। औपचारिक बातों के पश्चात मेरे द्वारा उससे मिलने की इच्छा प्रकट करने पर कुसुम ने बताया कि अगले सप्ताह किसी कार्यवश वह लखनऊ आ रही है। मुझसे मिलने की उसकी भी तीव्र इच्छा थी। उसने यह भी बताया कि लखनऊ में वह मेरे घर पर ही रुकेगी। इतनी शीघ्र वह मुझसे मिलने चली आएगी, इस बात का तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। अर्थात कुसुम अगले सप्ताह लखनऊ आ रही है। यह पूछने पर कि मेरा दूरभाष नंबर उसे कहाँ से मिला, उसने बताया कि पत्रिकाओं में मेरी रचनाएं वह पढ़ती रहती है। एक दिन किसी पत्रिका में मेरी रचना के साथ मेरा पता व दूरभाष नंबर भी मिल गया, तथा मुझसे बातें करने व मिलने का अवसर उसे मिल गया। अगले सप्ताह कुसुम लखनऊ आ रही है, यह सोच कर ही मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही थी। कुसुम मुझसे मिलने आ रही है। कुसुम खेतान मुझसे मिलने आ रही है। मेरा मन कल्पनाओं के पंख लगाकर उड़ने लगा, किसी अल्हड़ नवयुवती की भांति, और सोचने लगा कि मैं और कुसुम मिलकर क्या क्या बातें करेंगे। 15 वर्षों के अंतराल में हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया, क्या क्या घटित हुआ, यह सब हम मिलकर एक दूसरे को बताएंगे। मेरे पास कुसुम को बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं। मैं उससे भी सुनना चाहती हूँ, उसका हाल, विगत 15 वर्षों की सारी बातें। मन अधीर हो उठा कुसुम से मिलने के लिए। आखिर क्यों ना हो, कुसुम हमारी अच्छी मित्र जो थी। स्कूल के दिनों से कॉलेज तक हम साथ साथ पढ़ते थे। हमारी कॉलेज की शिक्षा अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि कुसुम का विवाह हो गया, लेकिन मैं आगे की शिक्षा पूरी करती रही। कुसुम की कमी महसूस करती रही। कॉलेज में किसी से भी मेरी पुनः कुसुम जैसी मित्रता न हो सकी, और ना ही कुसुम से पुनः मुलाकात। इतने वर्षों के पश्चात आज फोन पर कुसुम के स्वर सुनाई दिए। कॉलेज से घर आकर सर्वप्रथम मैंने अपने पति नितिन से कुसुम के आने की बात बताई। मुझसे कुसुम का जिक्र सुन सुनकर नितिन कुसुम के बारे में अच्छी खासी जानकारी रखते थे, बस उसे देखा नहीं था। यह सुनकर कि अगले सप्ताह कुसुम यहाँ आ रही है, मेरी प्रसन्नता में सम्मिलित होते हुए मेरी तरफ देखकर नितिन ने कहा कि बड़ी अच्छी बात है, इतने वर्षों से तुम उसका स्मरण करती रही, अब तुम्हारी उससे मुलाकात भी हो जाएगी। उसकी इतनी बातें तो तुमने मुझे बता ही दी हैं कि मुझको भी ऐसा लगता है कि मैं उसे पूरी तरह से जानता हूं, बस उसको देखना भर शेष है। नितिन की बातें सुनकर मैं मुस्कुरा पड़ी। हाँ, कुसुम थी ही ऐसी कि उसकी बातें की जाएं, उसको याद किया जाए, उसकी चर्चा की जाए। मेरी स्मृतियों में विद्यार्थी जीवन के वे दिन सजीव होने लगे। वह विद्यालय की सबसे अलग, सबसे विशिष्ट व सबसे संपन्न घर की लड़की थी। पूरा नाम था कुसुम खेतान। उस छोटे से शहर में जहां हम रहते थे, वहां लड़कियों की शिक्षा के लिए अलग से कोई कन्या विद्यालय नहीं था। उस शहर की सभी बालिकाएं सह शिक्षा वाले इंटर कॉलेज में पढ़ती थी, जहां लड़के लड़कियां सभी एक साथ पढ़ते हैं। उसी कॉलेज के दूसरे हिस्से में निर्मित एक बड़े से भवन में डिग्री कॉलेज भी था, जहां उच्च शिक्षा की कक्षाएं संचालित होती थी। वहां भी सह शिक्षा पद्धति लागू थी। मैं तो प्रारंभ से ही वहां पढ़ रही थी,
किंतु मुझे भली भांति स्मरण है कि कुसुम ने 9वीं कक्षा में प्रवेश लिया था। जिस दिन कुसुम ने विद्यालय में प्रवेश लिया था, उसी दिन से वह सबके आकर्षण का केंद्र बन गई थी। पहला कारण, उसके नाम के आगे खेतान शब्द उसे विशिष्ट बना देता, क्योंकि खेतान वहां का एक अति संपन्न व्यावसायिक परिवार था। दूसरा कारण यह है कि सभी शिक्षक उससे पूर्व परिचित थे तथा उससे विशेष स्नेह रखते थे। इस विशेष स्नेह का कारण भी उसका संपन्न व ख्याति लब्ध परिवार से होना था। जहां तक मुझे स्मरण है, पढ़ने लिखने में कुसुम औसत दर्जे की छात्रा थी। जब कुसुम को बड़ी सी गाड़ी से ड्राइवर कॉलेज के अंदर के गेट से आकर कार्यालय के सामने के पोर्टिको तक छोड़कर जाता था, तो सभी उसकी विशिष्टता पर मुग्ध हो जाते और उसके भाग्य पर ईर्ष्या करते। सबकी दृष्टि कुसुम को देखने के लिए उसकी ओर मुड़ जाती। उस समय किसी के पास गाड़ी का होना ही विशिष्ट बात थी, और कुसुम की गाड़ी तो लग्जरी, कीमती व एक बड़ी कंपनी की थी। और दूसरे जिनके पास गाड़ी थी भी, वे गेट के बाहर ही खड़ी होती थी। मात्र कुसुम की गाड़ी ही गेट के अंदर तक आती थी। कुसुम विशिष्ट थी तो विशिष्ट ही थी। उसके इर्द गिर्द प्रत्येक वस्तु विशिष्ट थी। कुसुम देखने में बहुत आकर्षक न थी। उसका व्यक्तित्व सामान्य था। मध्यम कद, गौरवर्ण, सामान्य नाक नक्श वाली कुसुम के ऊपर के दांतों की पंक्तियों के सामने के 2 दांत हल्के से बाहर की तरफ निकले हुए थे, जिनके कारण उसकी हंसी आकर्षक लगती थी। कुल मिलाकर कुसुम अपने महंगे व स्टाइलिश कपड़ों के साथ अच्छी लगती थी। सामान्य बातचीत से प्रारंभ हमारा परिचय धीरे धीरे प्रगाढ़ मित्रता में परिवर्तित हो गया। जिस कुसुम से मित्रता करने व उससे बातचीत करने को लड़के लड़कियां इच्छुक रहते किंतु उसके मित्र न बन पाते, उसके चंद प्रगाढ़ मित्रों में मैं सम्मिलित थी। छात्र जीवन के दिन शीघ्रता से व्यतीत होते जा रहे थे। जिंदगी के खूबसूरत दिन, बेफिक्र, बेलौस, रंगीन, सुंदर सपने जैसे दिन। प्रातः होती तो दिन जैसे हवाओं पर उड़ते हुए आते, रात्रि होती तो हम सुंदर सपनों में विचरण करते हुए निद्रा की गोद में सिमट जाते। दिन भी रात्रि के सानिध्य में सोने चले जाते। प्रातः पुनः हंसते खेलते दिन उपस्थित हो जाते। दिन पर दिन व्यतीत होते जा रहे थे और साथ ही कॉलेज के सत्र भी एक एक करके व्यतीत होते जा रहे थे। बीए द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं समाप्त होने वाली थीं। फरवरी माह के दिन थे। फागुनी हवाओं से सराबोर वासंती दिन। वसंत ऋतु ने मानो चारों दिशाओं को रंग बिखेर दिया हो। वृक्षों ने नव पल्लव धारण करने प्रारंभ कर दिए थे। रंग बिरंगे पुष्पों से प्रकृति ने अपना श्रृंगार करना आरंभ कर दिया था। उस दिन मैं किसी कार्यवश दीदी के साथ कुसुम के घर के सामने से गुजर रही थी कि मेरी दीदी ने एक बड़े से घर की ओर संकेत करते हुए कहा कि वो देखो, वह तुम्हारी मित्र कुसुम का घर। मैंने पहली बार कुसुम के घर को देखा था। कितना बड़ा, कितना भव्य, किसी काल्पनिक महल के सदृश। बड़े से लोहे के गेट की दरारों से दिखाई देता कुसुम के घर के अंदर का कुछ हिस्सा, जैसे कि एक बड़ा सा लॉन जिसकी हरी घास किसी मखमली कालीन से प्रतीत होती। फूलों से सुसज्जित क्यारियां जिनमें रंग बिरंगे गुलाबों के पौधे करीने से लगे हुए थे। फूलों की कुछ किस्में ऐसी थी जो प्रथम बार मैं कुसुम के लॉन में देख रही थी। बहुमूल्य पत्थरों से बने कॉरिडोर व झाड़ फानूस, गेट की दरारों से दिखते हुए कुछ हिस्से को उत्साहपूर्वक देखकर मैं उसके पूरे घर की भव्यता का अनुमान लगा रही थी। इतना भव्य व आकर्षक घर उस छोटे से शहर में कम थे। ये तो खेतानों का घर था। मैंने लोगों को चर्चा करते हुए सुना था कि इनकी अन्य शहरों में भी बंगले, फैक्ट्रियां व मिले हैं। उस दिन के पश्चात मैं जब भी कुसुम के घर के सामने से निकलती, एक दृष्टि कुसुम के घर की तरफ अवश्य डाल लेती। कुसुम का घर बेहद आकर्षक लगता था मुझे। कुसुम से मेरी मित्रता प्रगाढ़ होती जा रही थी। मेरे पिता उस शहर के प्रतिष्ठित चिकित्सक थे। मेरे परिवार के अन्य लोग भी उच्च शिक्षित व अच्छे पदों पर नौकरी करते थे। संपन्नता में तो नहीं, किंतु मुझे लगता था कि शिक्षा की दृष्टि से मेरा परिवार कुसुम के परिवार से आगे था। इस बात पर मैं स्वयं को कुसुम से भी सर्वोपरि समझती थी। कुसुम को भी मेरे परिवार की यह विशिष्टता पसंद थी, तभी तो वे कॉलेज की किसी लड़की के घर नहीं जाती थी। मेरे घर उसे आने की इजाजत थी और वह अवकाश के दिनों में कभी कभार मेरे घर आती थी। जब भी वह मेरे घर आती, मेरे घर के छोटे से लॉन में लगे एकमात्र अमरूद के पेड़ पर से कच्चे पक्के अमरूद तोड़कर हम बड़े चाव से खाते, बैडमिंटन व सिकड़ी खेलते। कुसुम को इन सब में बड़ा आनंद आता। सारा दिन खेल कूद व गप्पे हाँकने में व्यतीत हो जाता। मेरे 6 बहनों के साथ कुसुम की खूब मित्रता हो गई थी। कुसुम अपने माता पिता की इकलौती पुत्री थी। उसको देखने से आसानी से समझा जा सकता था कि अपने परिवार की अत्यंत दुलारी बेटी है वह।
नौकरों चाकरों व सुख सुविधाओं के बीच रहती थी वह। उसके दो भाई थे जो उससे बड़े थे। इधर कई दिनों से आते जाते मैं देखती कि कुसुम के घर की साज सज्जा हो रही है। बहुत ही भव्य तरीके से उसके बड़े से घर को सजाया जा रहा है। मैं आते जाते उसके घर की भव्य साज सज्जा को अपलक देखती। कुसुम कई दिनों से कॉलेज नहीं आ रही थी। वैसे भी वह पढ़ने में औसत दर्जे की छात्रा थी, नियमित रूप से कॉलेज भी नहीं आती। एक दिन कुसुम के घर की साज सज्जा का रहस्य पता चल ही गया। अगले माह कुसुम का ब्याह था। लगभग एक माह पूर्व से की जा रही कुसुम के घर की साज सज्जा से कुसुम के विवाह की भव्यता का अनुमान लगाया जा सकता था। बहुत ही भव्य तरीके से कुसुम का ब्याह हो गया। हमारे बीच ही नहीं बल्कि पूरे शहर में खेतान परिवार के इस विवाह की भव्यता की चर्चा कई दिनों तक होती रही। कुसुम ने कॉलेज में आना बंद ही कर दिया था। विवाह के पश्चात वह मुझे वार्षिक परीक्षाओं में ही दिखाई दी थी। बड़े ही अपनत्व के साथ मिली थी वह मुझसे। उस समय उसकी सामान्य सी सुंदरता निखर कर विशिष्ट सुंदरता में परिवर्तित हो गई थी। उसके सौंदर्य को उसके कीमती वस्त्र, स्वर्ण आभूषण और भी दीप्त बना रहे थे। उसने बताया कि उसका विवाह मुंबई में एक बड़े व्यवसायिक घराने के इकलौते वारिस के साथ हुआ है। वह मुंबई से परीक्षा देने आई थी। परीक्षा देकर कुसुम ससुराल चली गई। पुनः वह मुझे कभी नहीं मिली। उसका कोई दूरभाष नंबर, पता इत्यादि कुछ मेरे पास नहीं था। अतः मिलने जुलने या संपर्क करने का तो प्रश्न ही नहीं था। आज अकस्मात उसका फोन आया और वह आ रही थी। न जाने क्यों मेरा हृदय उससे मिलने को अधीर हो रहा था। कदाचित इसी अधीरता को छात्र जीवन या बचपन की मित्रता कहते हैं। उस निश्चित तिथि को वह लखनऊ में थी। उसके ट्रेन के पहुंचने का समय बता दिया था उसने मुझे। मैं नियत समय पर अपने पति के साथ गाड़ी लेकर रेलवे स्टेशन पहुंच गई थी। मेरा अनुमान था कि कुसुम अपने पति व बच्चों के साथ होगी। तदनुसार मैंने घर में उनके रहने का प्रबंध कर दिया था। स्टेशन पहुंचकर मैंने देखा कि कुसुम अकेली ही आई थी। उसके साथ उसका परिवार या परिवार का कोई भी सदस्य नहीं था। इन 15 वर्षों के समय ने कुसुम के व्यक्तित्व पर पूरा प्रभाव डाल दिया था। धूमिल पड़ता चेहरे का सौंदर्य, कुछ कुछ निस्तेज होती आंखें व अधपके से बाल, विगत दिनों के एक एक पल उसके चेहरे पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते चले गए थे। कुल मिलाकर वो काफी बदली बदली हुई सी थी। मुझे देखते ही उसने प्रगाढ़ता से मेरे दोनों हाथों को पकड़ लिया और मेरे पति को देखकर अभिवादन में हाथ जोड़ दिए। पूरे रास्ते भर कुसुम मुझे देखकर मुस्कुराती रही और मैं उसे। उसने अपनी तरफ से वार्तालाप का प्रयास नहीं किया, चुपचाप बैठी रही। गाड़ी में पसरते जा रहे सन्नाटे को तोड़ते हुए मैंने ही पूछ लिया था, यहाँ कितने दिनों का काम है? प्रत्युत्तर में उसने बताया, 2 दिनों का। मैंने पुनः कहा कि उसके बाद भी 1-2 दिन तो मेरे पास रुकना। उसने मुस्कुराते हुए अपनी सहमति में सिर हिला दिया। मैं और वह पूरे रास्ते निशब्द रहे। मैंने अनुभव किया कि कुसुम अभी बातें करना या अधिक कुछ भी बताना नहीं चाह रही थी। इसका कारण यात्रा की थकान भी हो सकती है। नितिन भी चुपचाप गाड़ी ड्राइव करते रहे। यूं भी हम 2 मित्रों के मध्य उनके कुछ बोलने की कम ही गुंजाइश थी। घर आकर कुसुम कमरे में चली गई। कुछ समय बाद फ्रेश होकर वह मेरे पास रसोई में आकर खड़ी हो गई। मेरे मना करने के बाद भी रसोई के कार्यों में हाथ बटाने लगी। मुझे बुरा लग रहा था। इतना धनाढ़ नौकर चाकरों वाला परिवार और उसकी लड़की मेरे साथ रसोई में क्यों खड़ी है? किंतु कुसुम के कार्य करने के हठ के समक्ष मैं विवश थी। बहुत अधिक कार्य भी नहीं था। मेरे परिवार में मैं, मेरे पति और मेरे 2 बच्चे, जिनमें 9 वर्षीय बेटी तरणि व 7 साल का बेटा सार्थक था। अतः कार्य की तो कोई अधिकता न थी। किंतु कुसुम रसोई में मेरे साथ ही खड़ी रही। अब जबकि कुसुम की यात्रा की थकान से तरोताजा होकर मेरे साथ थी, मैंने भी कुछ दिनों का अवकाश ले रखा था। मेरी व्यस्तता भी कुछ कम थी। मैं कुसुम के जीवन, विशेषकर वैवाहिक जीवन के बारे में सब कुछ जान लेना चाह रही थी। न जाने कब पुनः कुसुम से मुलाकात हो सके। अतः बात मैंने ही प्रारंभ की। कुसुम ने तो जैसे खामोशी की चादर सी ओढ़ ली थी। बच्चे कहाँ हैं? मैंने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। कुसुम के आंखों की चमक यूं कम हो गई मानो कोई जलता हुआ दिया तीव्र वायु के झोंकों से अचानक बुझ गया हो। क्षण भर को मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने कुसुम के परिवार व बच्चों के बारे में पूछकर अपनी सीमाओं का अतिक्रमण कर दिया हो। कुसुम के चेहरे पर फैले हुए दुख के भावों को देखकर मैंने उससे कोई दूसरा प्रश्न नहीं पूछा। कुछ क्षणों के पश्चात कुसुम ने स्वयं ही बोलना प्रारंभ किया, जैसे उसने इस बीच स्वयं को संयत कर लिया हो। नहीं मीनाक्षी, मेरे बच्चे नहीं हैं। एक फीकी सी मुस्कान के साथ वह मेरी तरफ देखती रही।
उसके बाद कुसुम ने अपने विवाह के पश्चात की स्थितियां व परिस्थितियों के विषय में जो बताया वह यह था कि विवाह के पश्चात कुसुम मुंबई चली आई थी। उस समय मुंबई को बंबई कहा जाता था। उसकी ससुराल मुंबई में थी। उसकी ससुराल भी अत्यंत संपन्न और उस संपन्न परिवार की वह इकलौती बहू। यहां भी वह अपने सास ससुर की प्यारी बहू थी और पति की प्रेयसी भी थी। उसके विवाह के 7 माह यूं ही देखते देखते व्यतीत हो गए जैसे 7 पल। वह एक शाम कुसुम अपनी स्मृतियों से कैसे विस्मृत कर सकती थी। वह अपने पति के साथ घूमने निकली थी। उसका पति गाड़ी ड्राइव कर रहा था और वह उसकी बगल की सीट पर बैठी हुई प्रेम की अंतरंगता को अपने हृदय में आत्मसात करते हुए प्रेम के अंतरिक्ष में विचरण कर रही थी। सहसा एक बड़े अत्याधुनिक मॉल के समक्ष आकर उनकी गाड़ी रुक गई थी। गाड़ी से वह भी उतरा, उसके साथ कुसुम भी। मॉल के अंदर आकर वह एक महिला से बातें करने लगा जो पहले से ही वहां खड़ी हुई थी। कदाचित उसके पति की ही प्रतीक्षा कर रही थी। महिला का व्यक्तित्व बेहद आकर्षक था। उसके पति ने कुसुम को वहीं रुकने के लिए कहा और स्वयं उस महिला के साथ दूसरी तरफ चला गया। कुसुम कुछ भी समझ पाने में असमर्थ थी। शीघ्र ही वह लौट आया। वह महिला वहां नहीं दिखी। कुसुम के हृदय में अनेक प्रश्न उठ रहे थे। वह उन प्रश्नों को पूछना भी चाह रही थी, किंतु वह गाड़ी ड्राइव करने में मग्न था। अतः कोई बात ही नहीं हो पाई। रात्रि में सोने से पूर्व कुसुम ने पूछा, वह महिला कौन थी? बड़ी सहज भाव से मुस्कुराते हुए वह बोला था, जैसे तुम हो वैसे ही वह भी है मेरे लिए। कुसुम का हृदय धक से रह गया था। किसी प्रकार वह बस इतना ही बोल पाई, मेरी तरह? वह कैसे? वह मुस्कुराते हुए बातों में मृदुता लाते हुए पुनः अपने शब्दों की पुनरावृत्ति करते हुए बोला, तुम्हारी तरह वह भी है मेरे लिए। उसकी बातों से अजीब से खोखलेपन व लिजलिजेपन की बू आ रही थी। बातों को आगे बढ़ाते हुए उसने कहा कि तुम्हारे साथ वह भी यहां रहेगी। अपनी जान पर खेलकर इस सदमे को बर्दाश्त किया था कुसुम ने। वहां से वह अपने पीहर चली आई थी, सब कुछ छोड़कर। लाड़ प्यार में पली स्वाभिमानी लड़की कुसुम कैसे समझौता कर पाती इन परिस्थितियों से? उसके सास ससुर अपने बेटे के इस संबंध से अनभिज्ञ थे। उन्होंने जब यह सुना तो उन्होंने कुसुम का पक्ष लिया। अपने घर की सम्मानित बहू बनाकर वे समस्त संपत्ति भी कुसुम के नाम पर करके उसे अपने साथ रखने के लिए सहमत भी थे। किंतु कुसुम को वह सब कुछ नहीं चाहिए था। उसके आत्मसम्मान को वह सब कुछ स्वीकार्य नहीं था। वह वहां से चली आई और अपने पिता के घर रहने लगी। कुसुम ने बताया कि प्रारंभ में यह रिश्ता टूट जाने के दुख की अनुभूति उसे नहीं हुई, क्योंकि वह तो एक विजेता की भांति वहां से आई थी। अपने पति का सामंजस्य करने का व सास ससुर का सभी अकूत संपत्ति उसके नाम कर देने का प्रस्ताव, सब कुछ वह ठोकर मार कर यहां आई थी। उस समय उसके पास था युवावस्था का जोश और उसकी मुट्ठी में बंद था जिंदगी में मन चाहा सब कुछ कर लेने का जज्बा। वह दुगने उत्साह से सुंदर भविष्य के सपने देखने लगी। मात्र सुंदर सपने, सपने व यथार्थ का चिन्हित व अंतर किए बिना। समय गति के पंख लगाकर उड़ता जा रहा था। कुसुम के दोनों भाई जो पहले कभी अपने प्रत्येक कार्य, चाहे वह व्यवसाय हो या घर, कुसुम से चर्चा कर और सलाह किए बिना नहीं करते थे, अब कुसुम से दूरी बनाए रखने लगे। अब उनके कार्यों की भनक तक कुसुम को नहीं होती थी। धीरे धीरे परिवर्तन आते आते परिस्थितियां ये हो गई कि 2-2 सप्ताह व्यतीत हो जाते पर कुसुम की अपने भाइयों से बात तक नहीं होती थी। भाइयों की अपनी अपनी गृहस्थी थी। धीरे धीरे वह खालीपन में डूबने लगी। खालीपन कुसुम को काटने लगा। वह खालीपन या कहीं कि समय को नहीं काट पाती। धीरे धीरे मस्तिष्क अतीत में जाकर झांकने व सोचने लगा। पुरानी भूली बिसरी बातें उसकी सोच में घर बनाने लगी। इन समस्याओं का समाधान उसे इस संसार में कहीं नहीं दिखाई देता। परिणाम स्वरूप वह अवसाद का शिकार हो गई। अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति आ गई। किसी प्रकार स्वस्थ तो हुई, किंतु शारीरिक आकर्षण धूमिल होता गया। उसके माता पिता ने उसे व्यस्त रखने के लिए उसे शहर के मिशनरी स्कूल में शिक्षिका का काम दिला दिया। वह व्यस्त होने लगी, किंतु नारी हृदय भावुक होता है। उसे मात्र वस्तुएं नहीं, भावनात्मक संबल की भी उतनी ही आवश्यकता होती है। भावनात्मक संबल की तलाश कुसुम को व्याकुल करने लगी। इसी बीच उसी मिशनरी स्कूल के व्यवस्थापक भारतीय अंग्रेज जो अकेले रहते थे, उनसे कुसुम का संपर्क बढ़ने लगा। घर में कुसुम पराई होने लगी। जिस घर में अनेक नौकर काम करके जीवन यापन कर रहे थे, उस घर में कुसुम की आवश्यकताएं बमुश्किल पूरी हो पाती। वृद्ध माता पिता कुसुम की आवश्यकताएं समझाने में असमर्थ थे। कुसुम उन्हें समझाने में असमर्थ थी। एक दिन कुसुम मात्र अपने कुछ कपड़े लेकर उस अंग्रेज के पास चली आई। उसके जीवन में संगीतमय स्वर लहरियां झंकृत करने लगी।
इस रिश्ते को कुसुम ने कोई नाम नहीं दिया, न देना चाहा। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा, ऋतुएं आती रही, जाती रहीं। अब ऋतुएं भी कुसुम को खूबसूरत लगती थी। ये खूबसूरत ऋतुएं उन अनजान किंतु चिर परिचित साथी के साथ अपनी छाप हृदय पर छोड़ती चली जा रही थी। देखते देखते 7 वर्ष पंख लगाकर उड़ गए। एक दिन वह अंग्रेज कुसुम का हाथ छुड़ाकर चला गया, कहीं सुदूर, वहां जहां व्यक्ति अकेला जाता है। कुसुम को उसके साथ नहीं जाना था। कुसुम पुनः अकेली हो गई। दिन किसी प्रकार व्यतीत हो जाता, किंतु 24 घंटों में मात्र दिन तो नहीं होता, शेष समय भी होता है जिन्हें व्यतीत करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इस बीच संपन्न धनाढ्य घर की कुसुम अपने सीमित संसाधनों के कारण एक छोटा सा घर किराए पर लेकर जीने लगी। भावनात्मक सहारे की तलाश कुसुम को एक विदुर के सम्मुख लेकर आ गई। अब वह कुछ वर्षों से उसके साथ रह रही है, इस रिश्ते को भी कोई नाम दिए बिना। कुसुम आपबीती बता रही थी। मेरे और उसके बीच निस्तब्धता फैल चुकी थी। मैं निशब्द होकर उसे सुन रही थी। मर्माहत थी मैं। कुसुम विगत दिनों की स्मृतियों में पूरी तरह डूब चुकी थी। उन दिनों की पीड़ा की अनुभूति में उसे यह तक ज्ञात नहीं था कि उसका चेहरा आंसुओं में भीग चुका है। मैंने उसके कांपते शिथिल पड़ते हुए हाथों को पकड़ लिया। मेरे हाथ भी आंसुओं से भीगने लगे, मेरे व कुसुम के आंसुओं से। मैं हतप्रभ थी कुसुम के जिंदगी के इस रूप को देखकर। क्या जिंदगी इस प्रकार करवटें बदलती है, रूप बदलती है? यह सब मेरे लिए कल्पनातीत था। भोजन का समय हो रहा था। पीड़ा की अनुभूतियों में डूबे मेरे चेहरे को देखकर मेरे हाथों को अपने हाथों से अलग करते हुए कुसुम मुझसे पूछ बैठी, बताओ मीनाक्षी, मुझसे कहां पर गलती हुई? मैं कहां पर गलत थी? मैं जानती थी अनुभूति अभिव्यक्ति से बड़ी होती है, निशब्द होती है, महान होती है। खाने की मेज पर कुसुम को देखकर मुझे अच्छा लग रहा था। हम सब सहज सामान्य बातें करते हुए हास परिहास कर रहे थे। कुसुम भी इन सब में सम्मिलित होने का प्रयास कर रही थी। मेरा शरीर उन सबके साथ था, किंतु मन कुसुम के अतीत में भटक रहा था तथा निष्कर्ष भी सुना रहा था कि कुसुम की सरलता व सहजता ने ही उसे दुराहताओं की तरफ अग्रसत किया। यदि कुसुम इतनी सरल ना होती तो कदाचित ये दिन उसके जीवन में कभी ना आते। पुनः मन ये भी कहता कि यदि कुसुम इतनी सरल व सहज न होती तो कदाचित स्त्री भी न होती। मैं जानती हूं कि कुसुम 1-2 दिन मेरे पास रहकर वापस अपनी दुनिया में चली जाएगी। मैं उसकी मित्र होने के कारण उससे यह अवश्य कहूंगी कि घबराना नहीं मेरे मित्र, ये ही दुनिया है मित्र, ये ही दुनिया है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करने में कंजूसी ना कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगली बार ऐसी ही खूबसूरत, दिल छू जाने वाली, मनमोहक कहानियों के साथ, निकाल कर उन्हें साहित्य के पिटारे से बाहर। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने परिवार का और अपने परिवार वालों का दिल से, ईमानदारी से ख्याल रखिए। नमस्कार।